नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की एसएसटी पढ़ा रहा था। और इसके अंतर्गत जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका जो सिविक्स वाला पार्ट है, आपका जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला पार्ट है, मैंने उसमें हिस्ट्री के पोर्शन को उठाया था और उसमें मैंने आपके टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से 4 चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ये आपका कह सकता हूं कि जो हिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा मैपिंग के बारे में, तो मैं मैपिंग आपको बाद में करा दूंगा जब एग्जाम का टाइम होगा, उससे पहले, ताकि सारी चीजें आपको उस टाइम रिसेंट पढ़ाया हुआ याद रहेगा और एग्जाम में आप मैपिंग को इजीली कर पाओगे। ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि इस पूरे विश्व में जो है ये प्रिंटिंग वाला जो काम है, यानी कि जो आजकल सारी चीजें आप देख रहे होंगे, कई सारी छपाइयां होती है, यानी कि आज आप अपने अगल बगल कहीं भी देखो तो आपको छपी हुई चीजें दिखेंगी। तो ये स्टार्ट किस प्रकार से हुआ था, कहाँ पे हुआ और इसका एक्सटेंशन जो कह सकता हूँ विस्तार, वो किस प्रकार से हुआ था, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और इसमें ज्यादातर एमसीक्यू आपके लिए बनते हैं। 4 से 5 मार्क्स का इसके अंदर टोटल आता है आपका। टोटल आपको पता है कि हिस्ट्री आपका 20 से 25 मार्क्स की आती है, तो उसमें आपको सारी चीजों को एक एक करके ध्यान से देखना होगा, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको इजीली कर पाओ। और मैं इसके बाद एक और वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें मैं कह सकता हूं कि आपके हिस्ट्री का जो भी 5 चैप्टर है उसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा मैं सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके एग्जाम के लिए, जो बेनिफिट आपको प्रोवाइड करे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आइए हम यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे 2 प्रकार की मशीनें दिख रही होंगी, एक वहां पे आप प्रिंटिंग प्रेस को देख रहे होंगे और दूसरा यहाँ पे कह सकता हूँ एक ये आप यहाँ पे भी प्रिंटिंग मशीन को देख रहे होंगे। तो ये चीजें आप इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, इसीलिए यहाँ पे ये चीजें आपको लगी हुई दिख रही होंगी। इसके अलावा पाठ्यक्रम में क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आप ये एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मैं बता देता हूँ कि इसमें जो भी आपको चीजें लिखी हुई मिलेंगी वो आपके एनसीईआरटी से उठाई गई हैं, एनसीईआरटी से ये बेस्ड है। यानी कि मैं इस चैप्टर में जो भी आपको हेडिंग के अंदर जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर से ही लिया गया है। तो मैं उन चीजों को बिल्कुल डिटेल में इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी में सारी चीजें लगभग एक समरी के फॉर्म में दी होती है, एक प्रकार से कह सकता हूँ सारी चीजों को मिक्स करके दिया होता है। तो इसीलिए बच्चों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है और उसी सिलेबस को मैंने कुछ इस प्रकार से आपका लिख दिया है और एक एक करके मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं टॉपिक को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा कि क्या क्या है इस टॉपिक में, हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पहले यहाँ पे दिख रहा कि मुद्रण कला की उत्पत्ति और विकास क्या है, यानी कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो प्रिंटिंग का काम हुआ, जो छपाई का काम हुआ, वो स्टार्टिंग में किस प्रकार से होता है और कहाँ पे होता है। तो हमें ये चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी और इसका धीरे धीरे ग्रोथ किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कह सकता हूं कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपकी फैलती है। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे आगे कि जो प्रिंटिंग का काम है, जो छपाई का काम है, वो सबसे पहले चीन में स्टार्ट होता है और चीन के बाद ये कह सकता हूँ इसी का विस्तार करते हुए ये जो प्रिंटिंग वाला काम है ये आपका जापान में जाता है। यानी कि कह सकता हूँ एक प्रकार से चीन के जो भी बौद्धिस्ट थे, जो आपके कह सकता हूँ बुद्ध का प्रचार करने वाले थे, बौद्ध धर्म का, वो क्या करते हैं, किसी जापान में जाते हैं बौद्धिक धर्म को या बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जापान में, और वहां पे उस प्रकार से कह सकता हूँ एक प्रकार से प्रिंटिंग का प्रचार होता है। एक प्रकार से धार्मिक महत्व के कारण, धार्मिक सहायता के कारण, मतलब धार्मिक प्रचार की वजह से जापान में भी ये प्रिंटिंग का काम पहुंच जाता है। यानी कि कह सकता हूँ ये जो मुद्रण का काम है, प्रिंटिंग का काम है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो वो याद रखिएगा चीन और जापान में। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यूरोप में ये मुद्रण किस प्रकार से हुआ। यानी कि चीजें तो एशिया में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आपका जो कह सकता हूं एक प्रकार से ये जो
प्रिंटिंग का काम है, जो मुद्रण का काम है, ये यूरोप में किस प्रकार से पहुंचता है। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो, वो चीन में यात्रा कर रहा था और उसने देखा कि चीन में किस प्रकार से छपाई की जाती है, और वह उसकी टेक्निक को लेकर के इटली जाता है और वहां पे धीरे धीरे करके कह सकता हूँ एक प्रकार से पूरे यूरोप में ये चीजें फैल जाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम ये देखेंगे इसी के अंदर कि कह सकता हूँ एक प्रकार से एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। उसने किस प्रकार से कह सकता हूँ कि सर्वप्रथम यूरोप में पुस्तक छापी थी जिसका नाम था बाइबिल, और कह सकता हूँ उसको 3 साल लग गए थे उसको छापने में, जिसकी उसका महत्व तो ज्यादा है, तो वहां पे हम उन चीजों को भी पढ़ेंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि मुद्रण का समाज पर प्रभाव, यानी कि ये जो प्रिंटिंग होने लगती है इसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर ये प्रिंटिंग नहीं होती तो क्या होता। तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि अगर आप आज अपने आसपास कहीं भी कुछ भी चीजें देख रहे होगे, एक बार नजर अगर आप जब घुमा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं आपको प्रिंट की हुई दिख रही होंगी। कई प्रकार की छवि है, कई प्रकार के इमेजेस है, कई प्रकार के डिजाइन है। तो आप ये देखेंगे कि ये क्या है, ये मुद्रण का ही हमारे ऊपर इफेक्ट है। अगर नहीं होता तो क्या होता, तो आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। तो वही हमें यहाँ चौथे टॉपिक में पढ़ना होगा। इसके बाद हम देखेंगे धर्म शिक्षा और मुद्रण, इसमें किस प्रकार से हेल्प हुई। फिर हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शॉर्ट में या लॉन्ग में आपसे पूछ लेता है। तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करके डिटेल में बताऊंगा कि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग का हेल्प, वो किस प्रकार से हेल्पफुल हुई। मैं वहां पे ये बताऊंगा कि वहां पे 3 प्रकार के विचार आते हैं कि जो प्रिंटिंग है वो एक पहले विचार में ये दिखाएगी कि उस टाइम जो समाज में कई प्रकार की बुराइयां थी, निरंकुशवाद था, ये सारी चीजें। दूसरा ये कहेगा कि जो प्रिंटिंग है, मुद्रण है, ये केवल ये दिखाता है कि राजशाही जो लोग हैं वो बुरे हैं, इस प्रकार की चीजें। और दूसरा ये बताएगा कि समाज में जो भी प्रॉब्लम है उसको दिखाता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत में मुद्रण पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद में किस प्रकार से, आपको पता है कि कई सारे जब लोकगीत, कई प्रकार के कह सकता हूँ राष्ट्रगान, ये सारी चीजें जब प्रिंट होती थी, जब कविताएं लिखी जाती थी, लोग उसको पढ़ते थे, तो उनके अंदर कह सकता हूँ देश के प्रति भावना उत्पन्न होती है। और आपको पता है देश के प्रति भावना को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक कॉल और सेंसरशिप। याद रखिएगा सेंसरशिप किसे कहते हैं। तो सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगर जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में हम क्या करें, प्रेस को बंद कर दे, उस पर बैन कर दे, प्रेस को किसी भी प्रकार का काम ना करने दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये पढ़ेंगे और इसके बाद इसका महत्व, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कह सकता हूँ खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। एनसीईआरटी पे बेस्ड है, पार्ट 1 है और ये चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आइए हम एक एक करके सबकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो चीजों को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप इस चीज को देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्रण कला की उत्पत्ति और विकास। तो सबसे पहले मुद्रण होता क्या है, तो याद रखिएगा किसी भी चीज की छपाई करने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रण कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि मुद्रण होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोला कि मुद्रण। तो मुद्रण का मतलब अभी आपको पता चल गया होगा कि जहां हम प्रिंट करने की, छपाई की बात करें उसी को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसी को हम लोग यहाँ पे मुद्रण के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, छपाई जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे मुद्रण के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अब विश्व में जो है सबसे पहले ये जो छपाई का काम हुआ था, तो याद रखिए वो कहाँ पे हुआ था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हुआ था आपका चीन के अंदर। आप देख रहे होंगे मैप में कि हमारे ऊपर जो कंट्री है वो चीन है, हमारा जो पड़ोसी देश। तो यह सबसे पहले जो छपाई का काम हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, तो आपको इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वो आपका हुआ था चीन में। तो कहाँ हुआ हमारा सबसे पहले छपाई का काम, तो ये चीन में होता है। बाद में इसका एक्सटेंशन होता है, इसका विस्तार होता है, और ये जो छपाई वाली कह सकता हूँ छपाई का जो कार्य है ये धीरे धीरे जापान में और कोरिया में जाने लगता है। यानी कि सबसे पहले तो चीन में हुआ, इसके बाद इसका विस्तार जापान, और साथ में फिर कहाँ पे हुआ, कोरिया के अंदर हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कह सकता हूँ चीन के अंदर
कह सकता हूँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उस टाइम पे। लगभग 550 ईस्वी के समय, आपको पता है ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, तो लगभग आज से 2000 साल पहले चीन में इस प्रकार की चीजें हो रही थी। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लोग क्या होता है, चीन से निकल करके जब जापान जाते हैं तो वो कह सकता हूँ कि छपी हुई चीजों को लेके जाते हैं, और जब वो लेके जाते हैं तो जापान और कोरिया के जो भी लोग थे वो उन चीजों को देखते हैं और वो भी धीरे धीरे कह सकता हूँ एक प्रकार से छपाई का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कब ऐसा होता है तो याद रखिएगा 594 ईस्वी में, 594 ईस्वी में क्या होता है कि चीन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे कह सकता हूँ कैसे छपाई होती थी, तो 594 में चीन में, याद रखिएगा चीन के अंदर कह सकता हूँ एक प्रकार से आपने देखा होगा लकड़ी के तख्ते, यानी कि जो लकड़ी को बड़े बड़े तरीकों से, मतलब लकड़ी के पटरा आपने देखा होगा, उसी से थोड़ा मोटा कह सकता हूँ, उसको काट करके ब्लॉक बनाया जाता। ब्लॉक का मतलब आप समझ रहे होंगे, लकड़ी का कटाइया एक कह सकता हूँ कि घनाप टाइप का, या एक प्रकार से कह सकता हूँ कि घन टाइप का आपका जो बॉक्स होता है, उसी को यहाँ पे हम लोग लकड़ी का तख्ता, या इसको हम लोग इंग्लिश में वुडन ब्लॉक के नाम से जानेंगे। तो 594 में होता क्या है, ये जो वुडन ब्लॉक होता है, क्या वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक के हेल्प से क्या होता है, उसके अंदर कह सकता हूँ एक प्रकार से डिजाइन किया जाता है, चीजों को खोद खोद करके उस पे लिखा जाता है। जैसे कि आपने हस्तलिपि के बारे में सुना होगा कि चीजों को हाथों से लिखा जाता है, वैसे इस वुडन ब्लॉक में यानी लकड़ी के तख्ते में चीजों को डिजाइन किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें स्याही डाल दी जाती है और उसके ऊपर कह सकता हूँ पेज को, जो कागज होता है उसको उस पर लगाया जाता है, और उससे क्या होगा, चीजें कागज पे आपकी छपना स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से स्टार्टिंग होता है हमारे मुद्रण का, हमारे प्रिंटिंग का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या कि अगर उस टाइम क्या होता था, डायरेक्ट आपको पेज नहीं मिलता था, यानी आज का जो कागज आपको दिख रहा होगा वो डायरेक्ट नहीं मिलता था। उसमें आपने ट्रेसिंग पेपर का नाम सुना होगा, यानी कि पेपर के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र के कारण क्या होंगे, आप देखेंगे कि अगर हम उसको स्याही पे लगा दिए तो पूरी तरीके से पीछे भी मतलब कि एक प्रकार से स्याही फैल जाती है। इसीलिए क्या होता था, उस कई सारे पेजों को लेकर के उनके किनारों को जब मोड़ देते थे तो उससे फिर हम क्या करते थे, हम वहां पे छपाई का काम करते हैं, किस पे, वुडन ब्लॉक पे। तो इस प्रकार से छपाई पहली बार स्टार्ट हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि वहां पे पेज को क्या, ट्रेसिंग पेपर के किनारों को मोड़ करके वहां पे छपाई का कार्य हुआ। तो ये जो मोड़ करके उसको सिल देते थे, और सिलने के बाद वो मोटा हो जाता था, फिर छपाई होती थी। तो इस सिलने की जो शैली हुई, जो कह सकता हूं तरीका हुआ, इसको हम लोग नाम देते हैं एकॉर्डियन शैली। क्या देते हैं, एकॉर्डियन शैली। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका नाम है एकॉर्डियन शैली। तो क्या हुआ, मैं आपको सारी चीजें फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि मुद्रण का जो सबसे पहले काम हुआ था, मुद्रण का मतलब होता है छपाई, और ये सबसे पहले चीन में हुआ। इसके बाद कह सकता हूँ ये जापान और कोरिया में पहुंचा। 594 में कह सकता हूँ चीन के अंदर वुडन ब्लॉक पे छपाई होने का कार्य हुआ, यानी कि लकड़ी के तख्तों पर डिजाइन कढ़ाई जाती थी, और फिर उस पर स्याही लगा करके जब उसके अंदर एक्वार्ड शैली में सिला हुआ पेपर हम उस पर लगाते थे तो उस पर वो चीजें छप जाती थी। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ समय बाद होता क्या है कि चीन के अंदर, जैसे आज हमारे यहाँ कई प्रकार के एग्जाम होते हैं, तो हमें क्या होता है, जरूरत पड़ती है एक प्रकार से कह सकता हूँ बुकों की। उसी प्रकार वहां पे भी परीक्षा होती थी, जिसको हम लोग सिविल सेवा परीक्षा कहते थे, जो एक प्रकार से नौकरशाही में भर्ती होने की आपकी कह सकता हूँ परीक्षा होती थी। लोगों को उसको पढ़ने की जरूरत थी, तो लोगों को किताबें भी चाहिए थी, और वो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। ये बीच की बात बता रहा, मतलब कि लगभग 10वीं 12वीं शताब्दी में। तो ये सारी चीजें, तो पहले आपको ये याद समझ लेना है, जो मैंने आपको समझाया, ये चीजें आपको जब माइंड में रहेंगी तो आगे जो आपको लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कौन सी चीजें क्या हमें बोल रहा, देखिएगा ध्यान से। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने जो चीजें समझाई, ऊपर लिखा है कि मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ पे विकसित हुई थी, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये सबसे पहले विकसित हुई थी चीन और जापान में, यानी कि कह सकता हूँ एक प्रकार से कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग ये एशिया में हुई थी। ये बोला कि ये छपाई कैसे होती थी, तो याद रखिए ये किससे होती थी, हाथ से, यानी कि उस टाइम आपकी
मशीनें नहीं हुआ करती थी। आगे क्या बोला, 594 ईस्वी के आसपास मैंने क्या बोला, वुडन स्याही पर लगे लकड़ी के ब्लॉकों यानी कि वुडन ब्लॉक, मैंने अभी आपको जो समझाया कि लकड़ी का तख्ता होगा, लकड़ी का ब्लॉक होगा, उसके अंदर डिजाइन कढ़ाई जाएंगी हाथों के द्वारा, और जो उसके अंदर हम कह सकते हैं जब स्याही को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उस पे पेज को लगाते हैं तो उस पे क्या होती है, चीजें छप जाती हैं। तो उससे क्या हुआ, पहली बार आपका कह सकता हूं एक प्रकार से छपाई होने का कार्य हुआ। और इस पे क्या बोला कि कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो पीछे समझाया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद क्या बोला, पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। मैंने आपको जो बताया कि जो ट्रेसिंग पेपर होता है सेम उसी तरीके से पेजेस होते थे, तो उस पे छपाई करना आसान नहीं था, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों पर मोड़ करके सिल दी जाती थी और उसी पे आपकी छपाई होती थी। तो मैंने आपको ये चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर रखी, बस ये आपका लिखा हुआ फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। आगे क्या बोला, किताबों का सुलेखन, यानी कि एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि जो किताबों को लिखना था एकॉर्डियन शैली में, जो हम किताबों को लिखते थे, लिखने को हम कहते हैं सुलेखन। क्या कहते हैं, सुलेखन। लिखने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, सुलेखन। और इसको जो लिखता था इसको हम क्या कहते थे, सुलेखक। सुलेखक का मतलब जो इन चीजों को लिखता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुलेखक। ये वर्ड आपको ध्यान देना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि किताबों का सुलेखन या खुशनविसी करने वाले लोग को हम लोग सुलेखक कहते थे, सुलेखक उसको हम लोग जानते थे। तो याद रखिएगा, खुशनविसी या फिर सुलेखक ये क्या करते थे, सुलेखन का काम करते थे, यानी लिखने का काम करते थे। और एक चीज याद रखिएगा कि सारे लोग इन चीजों को नहीं लिख सकते हैं, सारे लोग कढ़ाई को नहीं कर सकते थे। तो ये इसीलिए यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे सु लिखा होगा, सु का मतलब होता है अच्छा। क्या बोला, जो हाथ से बड़े सुंदर अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। तो यहाँ पे किस प्रकार से एक्सटेंशन हुआ था, किस प्रकार से स्टार्टिंग हुई थी, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आपको डेट्स यहाँ पे दिख रही होंगी। एक और चीज कि सबसे पहले कागज का निर्माण कहाँ हुआ था, तो याद रखिए कागज का जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वो भी हुआ था आपका चीन में, लगभग कह सकता हूँ 105 ईस्वी के टाइम पे, यानी कि आज से लगभग 1900 सालों पहले इस तरीके की चीजें हुई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैंने इन चीजों को समझा दिया, आगे मैंने जो आपको परीक्षा के बारे में बताया ये आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोल रहा कि सिविल परीक्षा से नियुक्त, यहाँ पे क्या बोल रहा, सिविल परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशाल थी, यानी कि चीन के अंदर लोगों की जरूरत थी। ये देखिएगा, ये आज तक की चीन के अंदर पूरी बात करेगा। पहले मैंने पहले के टाइम में क्या था उसको बताया, अब आगे इसको बढ़ते हैं। बोला कि चीन में इस परीक्षा के लिए बड़ी तादाद में किताबें चीन क्या करवाता था, छपवाता था। बोला कि 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ती है और इससे क्या होगी, किताबों की जो छपाई है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से भारत में एग्जाम होंगे तो बच्चे उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, किताबें चाहिए, तो वहां पे छपाई का जो कार्य होगा उसको ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोला, 17वीं सदी आते आते चीन में शहरी संस्कृति फलने फूलने लगे थे। शहरी संस्कृति का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। याद रखिएगा, कोई भी देश है, देश के अंदर अगर आज ही आप अपने अगल बगल देखोगे कई सारी चीजें छपी हुई आपको दिखेंगी, यानी जब छपी हुई चीजें होती हैं तो हमें क्लियर समझ में आती है, लोगों के अंदर कह सकता हूं उसको पढ़ने पे नए नए विचार आते हैं, देश का विकास होता है। यानी क्यों, क्योंकि जब देश पढ़ा लिखा होगा तभी देश का विकास होगा। तो ये सारी चीजें जब चीन के अंदर होती है तो इसी को बोल रहा है शहरी संस्कृति क्या होती है, फलने फूलने लगती है। तो इसमें छपाई का भी इस्तेमाल होता है। बोला कि अब मुद्रित सामग्री की उपभोक्ता का मतलब जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, जो चीजें को लेते हैं उसके ऊपर जो छपाई होती है उसकी बात कर रहा। केवल विद्वान और अधिकारी नहीं करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चीजें छपती थी तो वो महंगी होती थी और सारे लोग उसको एफर्ट नहीं कर सकते थे। बाद में क्या हुआ कि सारे लोग उसको यूज करने लगे। व्यापारी रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का क्या करते थे, उपयोग करना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद बोला कि नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं आदि पढ़ने पसंद थी। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने क्या किए, कई प्रकार के काव्य, कई प्रकार की रचनाएं करना
स्टार्ट कर दी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हुआ ये, मैंने मुद्रण कला की उत्पत्ति ये चीन के द्वारा हुई थी और मैंने इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो ये आपको ध्यान देना है। जस्ट 1 मिनट यहाँ पे रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से उत्पत्ति हुई मैंने इसको समझा दिया। आगे क्या है, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसी को थोड़ा सा यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू लिखा गया है। मैंने जो आपको चीजें समझाई वही आपको दोबारा यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या लिखा है ध्यान से देखिए। बोला कि पहली तकनीक कहाँ हुई, चीन, जापान और कोरिया में। इसके बाद क्या होता है, मैंने दूसरा स्टेप बताया कि 594 ईस्वी में स्याही द्वारा काठ पर कागज को रगड़कर छपाई, यानी जो वुडन ब्लॉक होता है उसको काठ बोल रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा से चीन की नौकरशाही में, ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुई, पुस्तकों की मांग ज्यादा होती है। और यहाँ पे अकॉर्डियन शैली में क्या होता है, चीजों को लिखा जाता है इस प्रकार की। इसके बाद क्या बोला, 17वीं सदी तक चीन में शहरी संस्कृति आपकी फैलने लगती है। धीरे धीरे कह सकता हूँ नए पाठक वर्ग की उत्पत्ति होती है और लोगों को ये क्या है, नीचे बोला कि पढ़ने, जो उस टाइम स्टार्टिंग में लिखने वाले थे उनको हम क्या बोलते थे, सुलेखक के नाम से जानते थे। तो ये सारी चीजें आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जापान में मुद्रण कला का विकास किस प्रकार हुआ, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। इनको शॉर्ट में पूछता है, ज्यादा इससे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता नहीं है। बस कभी कभी ये पूछ देगा कि मुद्रण संस्कृति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको मैं अभी बताऊंगा। पहले इन चीजों को देख लेते हैं। तो याद रखिए, जापान में मैंने आपको बता ही दिया कि जापान में जो मुद्रण संस्कृति या मुद्रण जिस प्रकार से फैला वो चीन का हेल्प है। यानी कि चीन के द्वारा जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा तो लोग वहां से जापान जब गए तो उस प्रकार की चीजें होती हैं। तो मैंने आपको ये पहले समझा रखा है, तो मैं इनको लेकर के आगे बढ़ता हूँ और इन क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है ध्यान से देखिए, समझा देता हूँ पहले इसको। बोला कि जापान में मुद्रण का विकास किस प्रकार से हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीजें आपकी NCERT से है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको मैं बाहर से पढ़ा रहा, ये आपको NCERT में मिल जाएंगे, NCERT के बुक में। तो वही ध्यान दीजिएगा। बोला कि चीनी बौद्ध प्रचारक 770 और 68 ईस्वी के आसपास क्या करते हैं, जापान में जाते हैं और जापान में अपनी जो छपाई की तकनीक है, कौन सी तकनीक है कि वुडन ब्लॉक में वो स्याही को डाल करके पेजों पे उसको छपवाते थे। तो वही क्या होता है कि जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जापान में जाते हैं तो इस प्रकार की चीजें जब वहां पे बताते हैं तो लोगों के अंदर भी इस प्रकार की भावना आती है और वहां पे भी मुद्रण का कार्य होना स्टार्ट हो जाता है। आगे क्या बोला, इंपॉर्टेंट है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कब छपी थी, 1868 में, और जिसका नाम क्या था, तो याद रखिए डायमंड सूत्र। अब यहीं से आपका पूछा जाएगा। मैंने बोला ना कि इससे आपका MCQ बनेगा, तो कहाँ से बनेगा, इसी प्रकार की चीजों से आपसे बनेगा। जापान में सबसे पहले मुद्रण का श्रेय, मतलब मुद्रण का श्रेय किसे जाता है, तो चीन को। सबसे पुरानी पुस्तक कौन है जापान की, तो याद रखिए डायमंड सूत्र। क्या कब वो छपी थी, तो 1868 ईस्वी में। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। बोला जिसमें लेख हो चित्र पर, चित्र काठ पर खुदे हैं। यानी कि जब मतलब ये जो बुक है इसमें कह सकता हूँ कि पहले लकड़ियां खुदी हुई होती थी, उसमें चित्र बने होते थे, उसमें जब स्याही को डाला जाता था और जब उनको छापा जाता था तो उससे आपके बुके या पुस्तकें बनना स्टार्ट हो जाते थे। बोला तस्वीरें कैसी होती थी, तो ये जो चित्र हैं ये किस पे बनाए जाते थे, कपड़ों पे, ताश के पत्तों पर और कागज के नोटों पर बनाई जाने लगी धीरे धीरे करके। आगे बोला उसी समय पुस्तकालयों और किताबों की दुकानों में हाथ से छपी हुई किताबें भरी पड़ी रहती थी। किताबें महिलाओं संगीत, हिसाब किताब, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी जाती थी। इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान देनी है, जापान में किस प्रकार से ये हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को याद रखिएगा। आगे वही आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा। पहले आपने देखा कि चीन में 594 में हुआ था, उससे पहले 104-5 इस प्रकार के ईस्वी के आसपास कागज का निर्माण हुआ। फिर चीन में ही कह सकता हूँ मुद्रण का भी काम हुआ, किताबों का छपना वहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये सबसे पहले चीन ने किया, उसके बाद आपका जापान में फैल जाता है।
तो क्या बोला 768-70 ईस्वी में छपाई चीन से जापान आई। इसके बाद बोला जापान में 868 में सबसे पुरानी बुक जो है कह सकता हूँ एक प्रकार से डायमंड सूत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले यही यहाँ की बुक होती है, आपसे पूछा जाएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या बोला कि पुस्तकालय और किताबों की दुकानें में छपी भरी पड़ी रहती थी और उनमें क्या कौन से टॉपिक्स पे, तो संगीत होता था, शिष्टाचार होता था, रसोइयाँ होती थी, पढ़ने लिखने की चीजें, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे होती थी। आगे क्या बोला कि जापान में मुद्रण कला का विकास किस प्रकार से हुआ। जापान की कह सकता हूँ सबसे पुरानी पुस्तक का नाम लिखिएगा, तो कौन सा हो गया, डायमंड सूत्र। तो ये आपको याद रखना है, डायमंड सूत्र। ये क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनका आंसर याद रखिएगा। और ऊपर मैंने अभी आपको जापान में विकास को बता दिया। चीजें कोरिया में भी इसी प्रकार से होती हैं। फिर आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि यूरोप में ये कब होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड अलग से लेके पहले यूरोप वाली चीजें समझा देता हूँ, फिर क्या होगा आपको जो लिखा हुआ वो समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं सारी चीजों को एक एक करके बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में मुद्रण किस प्रकार से हुआ। तो यूरोप में मुद्रण, तो ये आपको ध्यान देना है, क्या बोला यूरोप में मुद्रण। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो। आपने सुना होगा मार्को पोलो का नाम, बहुत विद्वान व्यक्ति है। ये अलग अलग जगहों पे जाकर के देखता था, चीजों को सीखता था। तो इसका नाम था मार्को पोलो। तो याद रखिएगा, ये कह सकता हूँ 1295 ईस्वी में ये कहाँ था, ये चीन में था। और 1295 ये चीन से होकर के कह सकता हूँ एक प्रकार से जाता है यूरोप, और यूरोप मार्को पोलो फिर कहाँ जाता है, चीन से होकर के। तो याद रखिए यूरोप का ही एक देश है इटली, जिसके बारे में आपने सुना है, इटली का एकीकरण। तो सबसे पहले यूरोप में वो जाता है 1295 में, और वो कहाँ उसके पहले था, चीन में। और आपको पता है कि चीन में मुद्रण का विकास हो चुका था, छपाई वाला कार्य हो रहा था वुडन ब्लॉक की हेल्प से। तो वो वहां जब जाता है, तो जैसे अगर आप ही कहीं नई जगह जाते हो और वहां पे कोई अगर नई चीजें हो रही, तो आप उसको कई दिनों तक देखोगे, तो आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी कि शायद ये मैं भी कर लूं। या आप चीजों को सीख के जाओगे, तो अगर आपके जगह पे वो चीजें नहीं होती हैं, तो आप उसको वहां पे भी यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि कोलंबस ने किस प्रकार से, वास्को डी गामा ने किस प्रकार से, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोलंबस ने किस प्रकार से जो नई नई फसलों का परिचय दिया था। ये चीजें आपने पढ़ रखी है। तो उसी प्रकार से मार्को पोलो इटली जाता है। इटली में क्या करता है, वो लोगों को बताता है क्या कि किस प्रकार से पुस्तकें छपी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और यहां से कह सकता हूं कि ये इटली जब पहुंचता है, तो चीन से कह सकता हूं कि चीन से कुछ डिजाइनों को लेके जाता है। चीन से कह सकता हूं काठ की कुछ डिजाइनों को लेके जाएगा, काठ की कुछ डिजाइन को लेके जाएगा, काठ की कुछ डिजाइन को क्या करता है, लेके जाता है, डिजाइन को लेके जाता है। और वहां पे फिर वो धीरे धीरे करके लेके जब जाता है, तो वहां पे धीरे धीरे फिर वो मुद्रण का काम होना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले यूरोप में इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी। तो अगर आपको बात करें यहाँ पे मुद्रण का सबसे ज्यादा श्रेय, तो वो किसको जाता है, तो याद रखिए वो यूरोप में मार्को पोलो को जाता है, क्योंकि उसने कह सकता हूँ एक प्रकार से ऐसा काम किया था जिससे यूरोप में भी क्या हुआ, मुद्रण का काम होना आसान हो गया, यानी कि छपाई का कार्य होना आसान हो गया। तो इस प्रकार की चीजें होना स्टार्ट हुई। और एक चीज और कि कुछ टाइम बाद, यानी कि ये 1295 की बात है, जब 15वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी, तो जब ये ब्रिटेन या फिर कह सकता हूँ यूरोप में कई सारे देश, इसमें चीजें कहाँ छपती थी, तो याद रखिए कपड़ों पे छपाई होती थी, इसके अलावा ताश के पत्तों पर होती थी। ये सारी चीजें, इन चीजों के ऊपर छपाई होना, जैसे कि आज हर प्रकार की चीजों पे छपाई हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, तो धीरे धीरे इस प्रकार से यूरोप में आपका होना स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान देना है, यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिलेंगी। क्या बोल रहा, यूरोप में मुद्रण कला। तो बोला कि 1295 में मार्को पोलो कौन था, 1295 मार्को पोलो क्या किया, नामक खोजी यात्री चीन में काफी सालों तक खोज करने के बाद, कहां से, तो याद रखिएगा चीन से। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है मार्को पोलो के बारे में। तो चीन से खोज करने के बाद कहां जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये जाता है आपका इटली, जो कि यूरोप का ही एक देश है। बोला कि वह क्या करता है, चीन से काठ यानी वुडन ब्लॉक वाली जो छपाई की तकनीक होता है,
उसको अपने साथ लेके जाता है, और जब लेके जाता है तो वहां पे वो धीरे धीरे लोगों को बताता है और वो धीरे धीरे छपाई का काम करना स्टार्ट करता है। बोला इटली वासियों ने लकड़ी के ब्लॉकों वाली छपाई के पुस्तकों का निर्माण किया, यानी कि जब वो इटली जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उसका साथ देते हैं किताबों को छपवाने में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बोला कि विलासी संस्करणों को महंगे वेलम, वेलम क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेलम के बारे में आपको बता दे रहा कि वेलम होता क्या है। तो एक चीज आपको याद रखना है, वेलम एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी में। वेलम का मतलब होता है, जैसे क्या होगा, कपड़ों पे छपाई होती है, ताश के पत्तों पे छपाई होती है, तो जो सस्ती चीजें होती हैं उनको नॉर्मल चीजों पे छाप दिया जाता था। लेकिन कह सकता हूँ जो बड़े बड़े राजा लोग थे, जो महाराजा थे, अगर उनको अच्छी चीजें ज्यादा अच्छी छपवाना होता था तो वो किस पे करवाते थे, तो वो वेलम पे करवाते थे। और वेलम क्या होता था, जानवर का चमड़ा होता था, अलग अलग प्रकार के जानवरों का। तो वेलम क्या है, तो याद रखिएगा ये जानवरों का चमड़ा है, जानवरों का चमड़ा, जिसपे क्या होता था, छपाई का कार्य होता था। यानी जिस प्रकार से कपड़े पे हो गया, ताश के पत्तों पे हो गया, कागज पे हो गया, उसी प्रकार से वेलम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपको आगे यहाँ पे वेलम लिखा हुआ कहाँ गया, हाँ वेलम। बोला कि जानवरों के चमड़ों से बनी लेखन की सतह, यानी जिसपे वो छपाई होता था, ये चीजें। आगे क्या बोला, पुस्तकों की बढ़ती मांगों के साथ वुड ब्लॉक अधिक लोकप्रिय हो गया, यानी कि जब किताबें ज्यादा चाहिए तो यानी कि पढ़ने के लिए, तो वहां पे वुडन ब्लॉक जो है वो ज्यादा हेल्पफुल कारगर साबित होगा। और याद रखिएगा चीजें यहीं से बदलती हैं, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसके नई नई तरीकों को खोजने का प्रयास किया जाएगा। तो जब ज्यादा किताबों की मांग होने लगी तो जो वुडन ब्लॉक था उसकी जगह पे प्रिंटिंग प्रेस यानी जो मशीनें हैं उनका निर्माण करना लगभग लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे। बोला 15वीं शताब्दी में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कपड़ों को प्रिंट करने, ताश के पत्ते बनाने में होता था। मैंने इसको समझाया। बोला कि 1295 में, इससे पहले कुलीन वर्ग जो होता था वो क्या है कि जो छपाई का कार्य है उसको कह सकता हूँ एक प्रकार से वो धर्म के विरुद्ध मानता था। अब ये कुलीन वर्ग क्या है, मैंने आपको बताया था पादरी वर्ग होता है, कुलीन वर्ग होता है, और साथ में एक तृतीय वर्ग होता है पूरे यूरोप में उस टाइम पे मैं बता रहा। तो जो पादरी हैं, जो यूरोप हैं, वो क्या है एक प्रकार से पूरा जो वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता था, वो लोग चर्च में अपनी सारी लोग चर्च को ज्यादा कुछ मानते थे। तो ये लोग जो थे, ये लोग चर्च में बैठ करके कह सकता हूँ एक प्रकार से लोगों के ऊपर कह सकता हूँ अत्याचार करते थे, इस प्रकार की चीजें। तो होता क्या है कि वहां पे जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो लोग अगर पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे, लोगों के अंदर भावनाएं फैलेंगी, नए नए विचार आएंगे, तो उनको ये लग जाएगा कि वो क्या है कि जो वहां के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के अंडर रह रहे हैं, वो उनके ऊपर कह सकता हूँ कुप्रशासन कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कुलीन वर्ग जो है वो स्टार्टिंग में कह सकता हूँ एक प्रकार से जो छपाई वाला या मुद्रण का काम है उसका वो विरोध करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे क्या बोल रहा, यही चीजें आपको यहाँ पे दोबारा से लिखी हैं। 1295 मार्को पोलो चीन से जाता है, कहाँ पे तकनीक को लेके जाएगा, तो यहाँ पे पुस्तकों का निर्माण होगा, और यहाँ पे विलासी यानी कि जो महंगी चीजें उनको किस पे, वेलम पे लिखा जाएगा। मैंने आपको बता दिया। बोला कि वुडन ब्लॉक अधिक लोकप्रिय हो गया 15वीं शताब्दी में। वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कपड़े प्रिंट करने, ताश के पत्ते बनाने, ये आपको चीजें मैंने पहले ही समझा रखी। यहाँ पे केवल एक फ्लो चार्ट है, आपको देख लेना है, चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं जिससे आपको आंसर याद रख सकते हैं। बोला कि जर्मनी में मुद्रण कला का विकास किस प्रकार से हुआ, गुटेनबर्ग प्रेस क्या है, उल्लेख कीजिए। तो याद रखिएगा कि जर्मनी भी एक यूरोप का देश था, और यहाँ पे होता क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुद्रण का विकास होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे धीरे धीरे चीजों को एक एक करके समझाता हूँ, फिर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा ये चीज ध्यान दीजिएगा। जर्मनी में जो है वो सबसे पहले जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग, मैं अब उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे होता क्या है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग। ये क्या था, गुटेनबर्ग, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग। और होता क्या है कि जब छोटा था तो इसके पिता क्या थे, वो एक प्रकार से कह सकता हूं कि व्यापारी थे। तो यानी इसके जो पिता थे
वो कौन थे? तो याद रखिए इसके पिता जो थे वो क्या क्या काम करते थे? व्यापार करते थे, व्यापारी थे। याद रखिएगा कि ये जब छोटा था तो इसके कह सकता हूं कि इसके यहाँ पे जो काम होता था वो किस चीज का, आप देखते होंगे कि तेल को मशीनों में कह सकता हूं कि बनाया जाता है, यानी कि तेलों की पेराई की जाती है, इस प्रकार की चीजें। तो ये उन चीजों को देखता था, यानी कि ये बचपन से ही उन चीजों को देखता था। तो यहाँ पे कह सकता हूं तेल बनाने की जो मशीन होती है उन चीजों पे इसका ध्यान पहले से ही था, बनाने की मशीन। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके पत्थरों पर खुदाई करना, पत्थरों पर खुदाई का मतलब पत्थरों के ऊपर डिजाइन बनाना सीख जाता है, यानी कि उसमें महारत हासिल कर लेता है। किस चीजों पे? तो याद रखिएगा पत्थरों पर, ये अपना पत्थरों पर कढ़ाई करना सीख लेता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये पत्थरों पे करना सीख जाएगा, धीरे धीरे ये कह सकता हूँ एक प्रकार से शीशे जो होते हैं, यानी कि शीशा आपका, उस पे ये भी चीजों को करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही होगा फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे मशीनों के द्वारा मशीनों की खोज करना स्टार्ट करता है, यानी मशीनों को कह सकता हूँ एक प्रकार से जो प्रिंटिंग वाला काम होता है उसके अंदर ये भावना आती है। और उसने कई प्रकार के कह सकता हूँ अपने प्रयास किए और अंत में जाकर के वो एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है बाइबिल, जो कि यूरोप की पहली पुस्तक इस प्रकार से मानी जाती है। वही गुटेनबर्ग के बारे में जानना है। गुटेनबर्ग प्रेस क्या है? जर्मनी में सारी चीजें यही लिखनी है आपको, दोनों के आंसर इसी प्रकार से, यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं और आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया, आपको जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके बुक में ऐसे जर्मनी में मुद्रण कला ये नहीं दिया होगा, आपको गुटेनबर्ग के बारे में या प्रिंटिंग प्रेस के बारे में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। बोला गुटेनबर्ग के पिता क्या थे? तो व्यापारी थे। तो ये गुटेनबर्ग कौन है? तो गुटेनबर्ग एक प्रकार का अभी छोटा बच्चा है या एक लड़का है, इस प्रकार की चीजें। बोला वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन को देखता था, यानी कि वो चीजों को बचपन से ही ऑब्जर्व करता था, वो कई सारी चीजों मशीनों को पहले से ही देखता आ रहा था। बाद में बोला कि बाद में पत्थर पर क्या करना, पॉलिश करने की कला उसने क्या की, सीख ली, इस प्रकार की चीजें। और आगे बोला उसने फिर शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने का भी काम सीख लिया, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। बोला कि उसने महारत हासिल कर ली और अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने नए आविष्कार किए, इस प्रकार की चीजें। बोला गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया, यानी इस प्रकार की चीजें कर ली। बोला जिसके बाद उसने क्या छापी, पहली किताब छापी थी, और वो कौन थी? तो याद रखिए उसका नाम है बाइबिल। इंपॉर्टेंट बाइबिल किसने छापी है? गुटेनबर्ग ने। कब छापी है? 1848 में। सबसे पहले कौन सी किताब छापी गुटेनबर्ग ने? बाइबिल। और याद रखिए इसकी 180 प्रतियां, यानी कि सेम इसी की तरह निकालने में याद रखिए इसने कितने साल काम किए? तो 3 साल। आज कंप्यूटर के जमाने में चीजों को इतनी प्रतियां कह सकता हूं आप बहुत जल्दी छाप सकते हो, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो याद रखिए उसने कितने टाइम लगा दिए? 3 साल। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे वो कितना ज्यादा प्रयास करता है, जिसके बाद ये चीजें हो पाती हैं। बोला इसके बाद 1450 से 1550 के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो जाती है, यानी गुटेनबर्ग ने पहले काम किया, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो इस प्रकार की चीजें आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बाद आपको क्या बोल रहा कि यहाँ पे हाँ कुछ चीजें और भी हैं, मैं इनको समझा देता हूँ। बोला शुरू में तो छपी किताबों भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी, यानी कि जब स्टार्टिंग में कह सकता हूँ कोई भी चीज जब बनती है तो स्टार्टिंग में वो 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसको क्या बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो वही बोल रहा कि स्टार्टिंग में ये भले वो सारी चीजें प्रिंटिंग होती थी, लेकिन दिखने में ऐसा लगता था ये हाथों से ही लिखा गया है, ये चीजें बोल रहा, पांडुलिपि जैसे दिखते थे। किनारों पर क्या होता था, फूल पत्ती और डिजाइन बना दी जाती थी और चित्र भी पेंट कर दिए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्नों पर किनारे की जगह बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी, यानी अलग अलग प्रकार की डिजाइनें उनके लिए बना दी जाते थे। बोला कि बाकी 100 सालों में कह सकता हूँ यूरोप के ज्यादातर देशों में क्या हो गए,
कारखाने आपके छपने लगे। यूरोप में सबसे पहले मार्को पोलो ने ये विचार लाया, गुटेनबर्ग ने इसका कार्य किया प्रेस का। बोला कि जर्मन के प्रिंटक या मुद्रक दूसरे देश कर जाकर के भी क्या करते थे, छापाखानों को खुलवाते थे, यानी ये दूसरे देशों में हेल्प करते थे। कौन? जर्मनी के लोग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोला 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप में, अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो 15वीं सदी बोल रहा, यहाँ पे यूरोप में कितने बुक छपती हैं, तो 2 करोड़। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 16वीं सदी में देखेंगे ये पुस्तकें कितनी हो जाती हैं, तो 20 करोड़। यानी कि 100 साल में, यानी कि 100 सालों के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बुक हैं वो कितनी गुनी हो जाती हैं, 10 गुनी ज्यादा छपना स्टार्ट हो जाती है। बोला कि यांत्रिक मुद्रण के आने पर मुद्रण क्रांति संभव हुई, यानी कि हाथ की छपाई से करेंगे तो धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसे ही मशीन बन गई चीजें उसकी 10 गुनी आपकी बढ़ जाती हैं। ये यहाँ पे चीजें हैं, आप इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे क्या बोल रहा, आगे आपको यहाँ पे बोला मुद्रण क्रांति क्या है, यानी कि मुद्रण क्रांति का मतलब क्या हुआ कि मशीनों के आने से चीजें जो है हाथ से लिखी जाती थी, अब वो क्या होती है, मशीनों से छपने लगती हैं। और जहां पे हम चीजों को बहुत टाइम लगा करके छापते थे, अब वहां पे हम उसे मशीनों के द्वारा और भी ज्यादा टाइम तक, मतलब कि कम समय में हम उसको छाप सकते हैं। और इसका पाठक वर्ग पे कैसे प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा कि पाठक वर्ग का मतलब जो पढ़ने वाला है। तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, होता क्या है कि वो जब चीजों को पढ़ेगा, कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति अगर चीजों को पढ़ता है तो उसके अंदर नए नए प्रकार के थॉट्स डेवलप होते हैं। अगर कोई देश है जहां पे निरंकुशवाद आपका फैला है, अगर वहां पे अलग अलग प्रकार की कह सकता हूँ बुक्स लिखी जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की साहित्य लिखी जा रही हैं और साहित्य की रचना की जा रही है, अगर उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को कोई फैलाना चाहे तो होगा क्या कि वो उसके बुकों के माध्यम से, साहित्य की रचनाओं के माध्यम से वो पूरी तरीके से फैल सकता है। तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है। तो वही आपको इसके अंदर पढ़ना है कि मुद्रण क्रांति क्या थी और इसका असर पाठक वर्ग पे किस प्रकार से आपका पड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना है, यही चीजें आपको आगे एक्सप्लेन की हुई मिल जाएंगी। तो क्या बोल रहा कि मुद्रण क्रांति और उसका असर क्या है, तो बोल रहा कि मुद्रण के आविष्कार ने तकनीक दृष्टि से लोगों के जीवन को बदल दिया। कैसे बदल दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यूरोप में एक प्रकार से चर्च का प्रभाव था, राजा निरंकुश थे, राजशाही व्यवस्था चल रही थी। तो होता क्या, जब चीजें लिखी हुई लोगों के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो उसमें यह भी एक्सप्लेन किया होता है कि किस प्रकार से दूसरे लोग उनकी कह सकता हूं अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती है और होता क्या है कि यही सारी चीजें मुद्रण के द्वारा फैलती है और इसी को क्या बोला, मुद्रण क्रांति के नाम से बता रहा। तो देखिएगा ध्यान से जो लिखा गया मैं आपको समझा देता हूं। बोला कि मुद्रण के आविष्कार ने तकनीकी दृष्टि से लोगों के जीवन को बदल दिया। किस प्रकार से उनके विचारों को बदला, वही बोला कि जीवन को बदल दिया। आगे बोला कि इसके कारण सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता उनके रिश्ता भी बदल गया। यानी कि अगर राजनीति में कह सकता हूं एक प्रकार से निरंकुशवाद है, राजशाही है, तो वो पुस्तकों के द्वारा, साहित्यिक रचनाओं के द्वारा लोगों तक फैलेगी और लोगों को उसका पता चलेगा कि किस प्रकार के से उनका शोषण हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, वही आपको इसके अंदर लिखना है। जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें लिखी गई हैं आप केवल उतना ही लिखिएगा, आप इससे ज्यादा भी आंसर में लिख सकते हो। और इन चीजों को मैं क्वेश्चन के थ्रू अभी आपको आगे एक बार और फिर से बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बोला कि नया पाठक वर्ग यानी कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बोला मुद्रण की तकनीक आने से मुद्रण लागत कम हो गई। जैसे कि कह सकता हूं प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो वहां पे फिर क्या हुआ, हाथों से काम करना जो है वो थोड़ा कम हो गया और लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और चीजें सस्ती आपकी छप जाती। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोल रहा कि जिससे किताबें बाजार में आसानी से उपलब्ध होने लगी। पहले हाथों से जब छपाई होती है तो याद रखिए वो ज्यादा महंगी होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत लग रही। लेकिन जैसे ही मशीनें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, चीजें क्या होंगी, ज्यादा मात्रा में छपने लगेंगी और जब ज्यादा छपेंगी तो वो बाजारों में ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि उनकी मांग भले ज्यादा हो और मांग से ज्यादा कह सकता हूं उत्पादन हो जाएगा जब, तो वहां पे चीजें जो होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोल रहा कि आगे एक नए पाठक वर्ग का उदय होता है। यानी कि पढ़ने वाले जो लोग हैं वो बुकों के माध्यम से अपना अध्ययन करते हैं, अपने थॉट्स को डेवलप करते हैं। और जो लिखने वाले थे वो भी क्या करते हैं, एक प्रकार से कह सकता हूं कि अपने विचारों को देश के पूरे हिस्सों तक पहुंचाने में ये जो पुस्तकें हैं वो मदद करती हैं। आगे क्या बोला कि अनपढ़ लोग क्या करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है
रुक जाओ।